नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम हिंदी में कहते हैं रज चक्कर। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो देखो, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि 28 डेज का जो एक मासिक चक्कर चलता है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी फीमेल के अंदर फीमेल की ओवेरी में 28 डेज के साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। यानी फीमेल की ओवेरी में जो 28 डेज का एक साइकिल चलता है उस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर दो प्रावस्थाएं होती हैं। देखो, 12 से 14 वर्ष की उम्र में 12 से 14 वर्ष की उम्र में जो पहला साइकिल चलता है, यानी फर्स्ट साइकिल जो 12 से 14 वर्ष की उम्र में एक फीमेल के अंदर चलता है उसे हम क्या कहते हैं? देखो, 12 से 14 वर्ष की उम्र में सर्वप्रथम चलने वाली इस प्रक्रिया को मीनार्जी कहा जाता है। मीनार्जी। देखो, 12 से 14 वर्ष की उम्र में जो सर्वप्रथम साइकिल चलता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मीनार्जी, यानी इसे हम रजोदर्शन भी कहते हैं। या फिर इसे हम कहते हैं रजोदर्शन। मेरे कहने का मतलब है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एक फीमेल के अंदर 12 से 14 वर्ष की उम्र में शुरू होता है और जो पहला साइकिल चलता है उस प्रावस्था को हम कहते हैं रजोदर्शन या मीनार्जी फेज कहते हैं। लेकिन यह साइकिल जो होता है 50 वर्ष की उम्र में, 50 वर्ष की उम्र में यह समाप्त हो जाता है। यानी एक जो फीमेल 50 वर्ष की होती है उसमें यह साइकिल समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को उसकी या फिर उसकी इस अवस्था को मीनार्जी हमने कहा। जो सबसे पहला साइकिल चलता है, यानी फीमेल के अंदर जो सबसे पहला साइकिल चलेगा उसे हम कहेंगे मीनार्जी। लेकिन जो 50 वर्ष की उम्र में जब यह साइकिल समाप्त हो जाता है तो इस प्रक्रिया को मीनोपॉज कहा जाता है। मीनोपॉज। उसे हम रजोदर्शन कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं रजोनिवृत्ति। तो देखा आपने कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो फीमेल के अंदर 28 डेज का होता है, जिसमें पहला साइकिल जो चलेगा उसे हम कहेंगे मीनार्जी, जो 12 से 14 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होता है और 50 वर्ष की जो एज्ड वुमेन होती है उनके अंदर यह साइकिल समाप्त हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मीनोपॉज। तो हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि फीमेल की जो ओवेरी है ये फीमेल की एक ओवेरी है, टीएस ऑफ ओवेरी है। टीएस ऑफ ओवेरी फीमेल की ओवेरी के अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। इसके अंदर हम देखते हैं
कि सबसे पहले जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स होती हैं, ये वाली जो सेल्स होती हैं जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स, ये आगे चलकर बनाती हैं oogonia, और oogonia से बनता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से बनेगा, यहाँ पे जो हम बात करते हैं प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा, और सेकेंडरी oocyte जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ओवम के अंदर। तो देखो हम इस प्रोसेस के अंदर देखते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स है, ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स, ये सबसे पहले कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल। फिर यहां पे कुछ इसी तरह की ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं जो इसको घेरे रहती हैं। ये है प्राइमरी फॉलिकल्स, ये है सेकेंडरी फॉलिकल्स। यहां पे बात करें हम तो यहां पे ये है ग्रेफियन फॉलिकल्स, और ग्रेफियन फॉलिकल्स के बाद जो बनता है वो होता है मैच्योर फॉलिकल्स, या जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है उसे ही हम मैच्योर फॉलिकल्स कहते हैं। लेकिन हम यहां पे बात करते हैं कि तो देखो यहां से सेकेंडरी oocyte क्या है, रिलीज हो जाता है। ये जो है ये होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, अब ये जो सेल्स हैं, ये जो फर्दर ये जो सेल्स दिखाई दे रही है, ये बनाती है यहाँ पे एक विशेष प्रकार की संरचना जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाता है यहाँ पे कॉर्पस एल्बिकेंस में। ये प्रोसेस, क्योंकि इसको मेनिस्ट्रल साइकिल को हम इसके साथ जोड़कर पढ़ेंगे। देखो प्राइमरी फॉलिकल्स ये है, इसके चारों ओर जो सेल्स पाई जा रही हैं वो है ग्रेन्युलोसा की सेल्स। इसके चारों ओर जो सेल्स पा रही हैं ये कौन सी है, ग्रेन्युलोसा की सेल्स। और ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो यहाँ पे ग्रेन्युलोसा की सेल्स भी इसके साथ में आती हैं। तो यहाँ पे हमने बात की ये फीमेल की ओवेरी के अंदर जो प्रोसेस होती है, यानी फीमेल की ओवेरी के अंदर सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स जो है वो यहाँ पे बनाती है कुछ विशेष प्रकार के फॉलिकल्स। यानी देखो इन फॉलिकल्स का निर्माण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हो रही है, यानी फॉलिकल्स बनते कैसे हैं। तो इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होता है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस है, हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीज करता है गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है वो है गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी अग्र पीयूष ग्रंथि को, हाइपोथैलेमस गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, जो कि गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिसमें सबसे पहला होता है FSH और दूसरा होता है LH। अगर यदि बात की जाए कि अगर पीयूष ग्रंथि जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करती है तो इस दौरान क्या प्रोसेस होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां पे वर्क करता है फॉलिकल्स को डेवलप करने का। तो देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क कर रहा है फॉलिकल्स पर, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ओव्यूलेशन पर वर्क करता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज किया जाता है, जो कि हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या है, स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारी अग्र पीयूष ग्रंथि है, इससे दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल की ओवेरी के अंदर
जो फॉलिकल्स होते हैं उनको डेवलप करने का काम करता है, यानी कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये फॉलिकल्स को डेवलप करेगा, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, अर्थात ये अंडे का उत्सर्जन, अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने में अपना योगदान देता है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि फॉलिकल्स FSH फॉलिकल्स पर वर्क करता है। ये हम बात कर रहे हैं फीमेल के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन वर्क करते हैं। मेल के अंदर भी यदि हम बात करें मेल के अंदर अगर किस प्रकार से वर्क करते हैं तो देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के अंदर वर्क करता है यहाँ पे सर्टोलाई सेल्स पर। कौन सी सेल्स पर? सर्टोलाई सेल्स पर। और सर्टोलाई सेल्स जो होती हैं वो स्पर्म के प्रोडक्शन का कार्य करती है, स्पर्म के निर्माण का कार्य करती है, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी क्या करता है, ये मेल के अंदर वर्क करता है। मेल के अंदर ये यहां पे वर्क करता है लीडिंग सेल्स पे, लीडिंग सेल्स पर। और लीडिंग सेल्स हम जानते हैं किसका सीक्रेशन करती हैं? लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स को स्रावित करने का काम करती है। तो देखो आपने देखा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल और फीमेल दोनों पे वर्क करता है। मेल के अंदर यह सर्टोलाई सेल्स पर वर्क करेगा, जो कि क्या करेंगे, स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे, या फिर हम ये कहें स्पर्म के मैच्योर करने का काम सर्टोलाई सेल्स करेंगे, क्योंकि सर्टोलाई सेल्स का वर्क है एम्ब्रियो को, सॉरी जो स्पर्म, सर्टोलाई सेल्स जो स्पर्म होते हैं उन्हें क्या प्रदान करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, यानी पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करता है फीमेल की ओवेरी के अंदर बनने वाले फॉलिकल्स पर, जैसा कि हमने प्रीवियस ये डायग्राम देखा। देखो ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, इन फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम कौन करता है? इन फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, जिससे फॉलिकल्स क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। तो आपको दो प्रकार के हार्मोन मिल गए, एक मिला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा मिला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स के बारे में आपको याद रखना है। फिर देखो, फिर हम बात करते हैं कि जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल है ये कंप्लीट कैसे होता है। देखो जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल है ये कंप्लीट किस प्रकार होता है, तो देखो सबसे पहले जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है इसको 4 स्टेप्स के अंदर अध्ययन किया जाता है। यानी मेन्स्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 फेजेस पाई जाती है, जिसमें पहली फेज होती है, देखो मेन्स्ट्रुअल फेज। मेन्स्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको 4 प्रावस्थाओं के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, या फिर हम ये कहें कि मेन्स्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 प्रावस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला जो है मेन्स्ट्रुअल फेज है, दूसरा जो होता है वो होती है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। थर्ड जो होती है वो होती है ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज। और फोर्थ जो होगी वो होगी पोस्ट ओवुलेटरी फेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेन्स्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो कितने डेज का होता है? 28 डेज का होता है, 28-29 लगभग। तो 28 डेज का जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है उनको हम उन डेज को, यानी मेन्स्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज का होता है, उन्हीं 28 डेज को हम डिवाइड करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहली प्रावस्था है मेन्स्ट्रुअल प्रावस्था, यानी कि मेन्स्ट्रुअल फेज जो होती है वो हम बात करें तो 1 से लेकर 5वें दिन तक जो सबसे पहले 1 to 5 डेज, पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक जो प्रावस्था चलती है उसे हम कहते हैं मेन्स्ट्रुअल फेज। यानी 1 दिन से लेकर 5वें दिन तक की जो प्रक्रिया होती है वो मेन्स्ट्रुअल फेज के अंतर्गत होती है। दूसरी है 6 से 13 दिन तक। छठे दिन से लेकर 13वें दिन तक जो प्रावस्था होती है वो होती है फॉलिकुलर फेज। फिर हमने बात की ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज आपने देखा था कि ओवेरी के अंदर जो ओव्यूलेशन होता है वो कौन से दिन होता है? 14th यानी 14वें दिन जो होता है वो क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है।
तो 14th डेज जो होता है यानी 14वां दिन जो होता है वो ओव्यूलेटरी फेज कहलाता है, जबकि बचे 15 से लेके 28 डेज यानी 15 से लेके 15 दिनों के बाद से लेके 15 दिनों से 28 दिनों का जो साइकिल चलता है उसे हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। देखो आपने बात किसकी की, मेनस्ट्रुअल फेज की। मेनस्ट्रुअल फेज कितने दिनों का होता है, 1 to 5 डेज। क्या होता है मेनस्ट्रुअल फेज? देखो मेनस्ट्रुअल फेज की बात करी जाए तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, यह वह प्रावस्था होती है जिसमें ब्लड का आउटफ्लो होता है। फीमेल के वेजाइना के थ्रू ब्लड का आउटफ्लो होता है, क्योंकि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम वाल है उसका क्या होता है, स्तर गिर जाता है, या फिर हम ये कहें गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो होती है उसमें जो रुधिर वाहिनियां जो होती हैं या श्लेष्मा जो है या घनाकार उपकला जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, डीजेनरेट होने लगती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिस कारण ब्लड आउटफ्लो के माध्यम से ये सभी प्रक्रियाएं क्या है, होती रहती हैं और जो है ये जो प्रोसेस है ये बाहर आने लगती है। तो देखो हमने बात की किसकी, हमने बात की यहाँ पे, तो देखो हम 1 by 1 इनको करते हैं। सबसे पहली जो है वो कौन सी प्रावस्था है, मेनस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज पहली प्रावस्था होती है मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर हम ये कहें रज प्रावस्था जो होती है वो कहलाती है मेंस्ट्रुअल फेज। देखो इस प्रावस्था में होता क्या है, फीमेल में पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक यह प्रावस्था, फीमेल में पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक यह प्रावस्था जारी रहती है। इस प्रावस्था में ब्लड का आउटफ्लो होता है। इस प्रावस्था में ब्लड का आउटफ्लो होता है, जिस दौरान गर्भाशय के अंदर या यूटेरस जो होता है, जिस दौरान गर्भाशय के अंदर कई परिवर्तन होते हैं, गर्भाशय के अंदर कई परिवर्तन होते हैं एवं श्लेष्मा उपकला कोशिकाएं ऊतकीय द्रव्य ब्लड का आउटफ्लो होता रहता है। देखो पहले दिन से 5वें दिन तक जो प्रावस्था होती है, यानी फीमेल के जो मेंस्ट्रुअल फेज है, यानी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके अंदर पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक क्या प्रोसेस होती है, फीमेल के अंदर पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक यह प्रावस्था जारी रहती है, जिसको हम कहते हैं रज प्रावस्था या मेंस्ट्रुअल फेज। इस प्रावस्था में ब्लड का आउटफ्लो होता है, जिस दौरान गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम वाल है उसके अंदर कई परिवर्तन होते हैं और श्लेष्मा उपकला कोशिकाएं ऊतकीय द्रव्य ब्लड का क्या होता है, आउटफ्लो जारी रहता है। हम बात कर रहे थे सबसे पहले इसकी, अब ये सब होता क्यों है, यह सब प्रक्रिया एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अचानक कमी आई के कारण, यानी एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण होता है। यानी हमारी अब आपको इतनी बात पता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन जो होता है वो यहां पे
देखो इस डायग्राम को देखो, सबसे पहले ये देखो ये सेल्स हैं, इन सेल्स को मैंने बताया कौन सी सेल्स का नाम देते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये सेल्स है ग्रेन्युलोसा सेल्स। ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होती हैं ये कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। यह है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करता है। आपको याद रखना है कि ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जबकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। हम जब पढ़ते हैं कि फीमेल की ओवेरी में से रिलीज होने वाले हार्मोन्स की, तो हम बात करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यानी फीमेल की ओवेरी से जो दो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल की ओवेरी में कौन सीक्रेट करवाता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है उनको कौन करवाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखो हमने बात की यहाँ पे कि जो पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक की प्रक्रिया है वो मेंस्ट्रुअल फेज कहलाती है। दूसरी फेज हम देखते हैं, दूसरी जो फेज है वो होती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज को हम बोलते हैं पुटकीय प्रावस्था, यानी यह वह प्रावस्था है, यह वह प्रावस्था होती है जिसमें ऊतकों का निर्माण, यानी जिसमें फॉलिकल्स का निर्माण व डेवलप होता है। यानी जो फॉलिकुलर फेज है यह वह प्रावस्था होती है जिसमें फॉलिकल्स का निर्माण होता है, वो उनके डेवलप होने की जो प्रक्रिया है वो फॉलिकुलर फेज के अंतर्गत ही होती है। और हमने देखा कि पहले से 5वें दिन तक की जो प्रक्रिया थी वो कहलाती है यहां पे मेंस्ट्रुअल फेज। तो यह प्रावस्था 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक होती है, 13वें दिन तक चलती है। यानी कि जो फॉलिकुलर फेज प्रावस्था है वो 6ठे दिन से लेकर 13वें दिन तक चलती है। इस प्रावस्था में अग्र पीयूष ग्रंथि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन व ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्त्रवण करती है। यानी कि यह वह प्रावस्था है जिसमें अग्र पीयूष ग्रंथि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करती है। देखो मैंने आपको ये बताया था कि हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन होता है। तो देखो हमने बात की कि यह वह प्रावस्था है जिसमें फॉलिकल्स का निर्माण में डेवलप होता है। तो यह प्रावस्था जिसमें 6ठे दिन से प्रारंभ होती है और 13वें दिन तक होती है। इस प्रावस्था में अग्र पीयूष ग्रंथि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन व ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और इस प्रावस्था में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को डेवलप करने का काम करता है, यानी इस प्रावस्था में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को क्या करेगा, डेवलप करने का काम करेगा। और बात की जाए तो ये अर्थात फॉलिकल्स को डेवलप करने का काम करता है, अर्थात जो प्राइमरी फॉलिकल्स को मैच्योर फॉलिकल्स में परिवर्तित करता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस परिस्थिति में जब फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो उनके चारों ओर पाई जाने वाली ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। तो देखो अब हमने बात की कि यहाँ ये प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्रेफिन फॉलिकल्स में चेंज करता है और इस फॉलिकल्स के चारों ओर पाई जाने वाली ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं इस फॉलिकल्स के चारों ओर पाई जाने वाली ग्रेन्युलोसा सेल्स एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। ग्रेन्युलोसा सेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, सीक्रेशन करती हैं। यानी कि देखो फॉलिकुलर फेज के अंदर फॉलिकल्स डेवलप होंगे, फॉलिकल्स को डेवलप करने का काम करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा दो हार्मोन इस समय रिलीज होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसमें से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जो है वो 13वें दिन बढ़ जाता है। क्यों बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी आप सिर्फ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर ही ध्यान दो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, फॉलिकल्स को डेवलप करेगा, अर्थात प्राइमरी फॉलिकल्स को मैच्योर फॉलिकल्स या ग्रेफियन फॉलिकल्स में परिवर्तित करता है और फॉलिकल्स के चारों ओर पाई जाने वाली जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं वो कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। अब यदि बात करूं इस प्रावस्था में 13वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर अचानक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य क्या है, ओव्यूलेशन करवाना। मतलब कि हम जानते हैं कि 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओवेरी से ओवम जो है या सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होगा। तो 13वें दिन क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर अचानक बढ़ जाता है जिसे LH सर्ज कहा जाता है। तो इसे हम डायग्रामेटिकली समझेंगे, लेकिन अभी आप ये बात याद रखो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है ओव्यूलेशन का। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जब स्तर बढ़ जाएगा 13वें दिन, तो 14वें दिन क्या होगा, 14वें दिन यहाँ पे बात करेंगे हम, तो 14वें दिन यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा और जिस दौरान सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा। तो यहाँ हमने बात की फॉलिकुलर फेज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट जो है, और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो यह प्रावस्था है इस प्रावस्था में गर्भाशय के अंदर पाई जाने वाली एंडोमेट्रियम वाल रिपेयर हो जाती है। यानी कि जो पहले से 5वें दिन तक जो हानि हुई होती है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाल में, वो रिपेयर होने लगती है। मतलब टूटे फूटे जो टूटी हुई रक्त वाहिनियां हैं या जिस प्रकार से ब्लड का जो आउटफ्लो होता है, म्यूकस का जो सिक्रेशन होता है या उपकला कोशिकाओं का जो अस्त्रमण होता है, वो सब क्या होते हैं, उनकी मरम्मत होने का काम इस फॉलिकुलर फेज के अंतर्गत होता है। तो थर्ड देखो, हम थर्ड बात करते हैं। थर्ड जो फेज है वो है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, देखो ओव्यूलेटरी फेज के अंतर्गत क्या होता है। तो देखो ओव्यूलेटरी फेज के अंतर्गत कौन से दिन ओव्यूलेशन किस दिन होता है, तो यह प्रावस्था चौदहवें दिन प्रारंभ होती है।
यह प्रावस्था 14वें दिन प्रारंभ होती है। इस प्रावस्था में होगा क्या? इस प्रावस्था में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, अंडोत्सर्ग को, मतलब अंडे के उत्सर्जन को, ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, जिससे जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte ग्रैफियन फॉलिकल्स से मुक्त हो जाता है। सेकेंडरी oocyte ग्रैफियन फॉलिकल से फ्री हो गया है। देखो ये कंडीशन कहां पे हमें मिली थी? यहां पे देखो, ग्रैफियन फॉलिकल्स ये रहा। इस ग्रैफियन फॉलिकल्स से सेकेंडरी oocyte जो है वो यहां पे क्या हो गया? बाहर निकल रहे हैं। यानी कि हमने देखा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल्स या ग्रैफियन फॉलिकल्स। ग्रैफियन फॉलिकल्स के चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स पाई जाती है। ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। ये ग्रैफियन फॉलिकल्स है, 14वें दिन की प्रक्रिया है, ये 14th डे, 14वें दिन की ये प्रक्रिया है। यानी यहां तक की जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, ये जो प्रोसेस है ये है 1 से लेकर 13 दिनों तक की। आगे जाकर प्रोसेस प्रारंभ होती है 14वें दिन, और 14वें दिन क्या प्रक्रिया होगी? यहां पे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। बची हुई सेल जो ग्रेनुलोसा की सेल्स हैं, ये जो दिखाई दे रही है आपको ग्रेनुलोसा की सेल्स हैं, ये एक्यूमुलेट होकर निर्माण करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम का। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। तो देखो हमने कहा यह वह प्रावस्था है जो 14वें दिन प्रारंभ होती है। इस प्रावस्था में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, जिससे सेकेंडरी oocyte जो होता है वो ग्रैफियन फॉलिकल से क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। और यदि हम बात करें यह प्रक्रिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कंट्रोल में होती है। कंट्रोल में होती है। तो यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेटरी फेज के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें ओव्यूलेटरी फेज के अंदर इतना पढ़ना है कि ग्रैफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। अब बात की प्रावस्था, 14th डे 14वें दिन तक की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, मतलब हो चुकी है। हम बात करेंगे लास्ट की जो है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग के बाद की प्रावस्था कितने दिनों से होती है? यह प्रावस्था 15वें दिन से 28वें दिन तक चलती है। 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक जो प्रावस्था चलती है वो है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है? ओव्यूलेशन के दौरान इस प्रक्रिया में ओव्यूलेशन के दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के परिवर्धन को प्रेरित करता है। एवं जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, एवं कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करती है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करती है, स्त्रावण करती है।
यहां तक की प्रक्रिया हुई पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन तो हो ही रहा था, क्योंकि ग्रेनुलोसा की सेल्स जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती ही थी। इसके अलावा अब एक हार्मोन और जुड़ गया जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फर्टिलाइज्ड एग को, यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांटेशन के लिए प्रेरित करता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है रोपण की प्रक्रिया, गर्भाशय के साथ भ्रूण का अटैच होना। इम्प्लांटेशन या रोपण को प्रेरित करता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो मां के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाल के साथ इम्प्लांटेशन को प्रेरित करता है। यानी कि जो एग है वो जाकर कहां पे इम्प्लांट करे, यानी कहां पे चिपक जाए, वो भ्रूण के जो मां की गर्भाशय की एंडोमेट्रियम वाल है उसके साथ क्या हो, अटैच हो जाए। तो आपको याद रखना है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो फर्टिलाइज्ड एग को गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाल के साथ इम्प्लांटेशन के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो गर्भाशय के अंदर जो एग होता है वो एंडोमेट्रियम वाल से चिपकने का काम करता है, कौन से हार्मोन के कारण, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। अब आपको इस चीज को इस तरीके से समझाता हूं। देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं
देखो आपको दो प्रकार के यहां पे देखो यहां पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है यूटीएस, ये दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये है मेनस्ट्रुअल साइकिल का। इस मेनस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं। ऊपर वाला भाग है ओवेरी वाला और नीचे वाला जो भाग है वो है यूटेरस वाला। इसके अंदर देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर वाला जो डायग्राम है ये है ओवेरी के अंदर होने वाले चेंजेस। सबसे पहले ओवेरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स जो है वो बनाती है यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स से बनता है सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स से बनता है यहाँ पे ये ग्रेफियन फॉलिकल्स। ग्रेफियन फॉलिकल्स जो है इनके चारों ओर मैंने आपको बताया था क्या पाई जाती है, ग्रेन्युलोसा की सेल्स। देखो ये जो चारों ओर सेल्स दिखाई दे रही है ये है ग्रेन्युलोसा की सेल्स। ग्रेन्युलोसा की सेल्स किसका सिक्रेशन करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब आपको एक मैंने आपको बताया था कि 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, जिस दौरान क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है तो ग्रेन्युलोसा की जो सेल्स होती हैं वो एक्युमुलेट होकर किसका निर्माण करती है, कॉर्पस ल्यूटियम का। और कॉर्पस ल्यूटियम किसका सीक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करता है। अभी हम यदि बात करें तो देखो तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि जो पहला पार्ट देखो 4 प्रावस्थाएं हमने पढ़ी है। कौन सी, सबसे पहली प्रावस्था थी मेन्स्ट्रुअल फेज। मेन्स्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है, पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक जो प्रावस्था चलती है उसे हम कहते हैं मेन्स्ट्रुअल फेज। इस प्रावस्था में होगा क्या, मेन्स्ट्रुअल प्रावस्था के अंदर हमने देखा कि ब्लड का आउटफ्लो होगा जिस दौरान श्लेष्मा, ऊतकीय द्रव, उपकला कोशिकाएं, इन सभी का निष्कासन होता है बाहर की तरफ। तो ये सब किसके कारण होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण होता है। दूसरी प्रावस्था हमने पढ़ी फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के अंदर हमने देखा कि ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जो फॉलिकुलर फेज है इस प्रावस्था में एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉलिकुलर फेज के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो रिलीज करती है 2 प्रकार के हार्मोन। एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैंने आपको बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, सिर्फ फॉलिकल्स को डेवलप करने का काम करेगा। तो यहां तक जो प्रोसेस है आपकी, जो आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहां तक की जो प्रोसेस है इसके अंदर हमने देखा फॉलिकल्स कहां तक डेवलप हो रहे, यहां तक। जब वो ग्रेफियन फॉलिकल्स में चेंज हो गया तो ग्रेफियन फॉलिकल्स का जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका हाई पीक जो है कहां तक है, ओव्यूलेशन से पहले तक है। यानी कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नीचे वाली जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है येलो कलर की, ये जो है ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। ये ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम ओव्यूलेशन से पहले तक ही है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को डेवलप करेगा। और आपको पता है कि ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होती है वो कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करती है। दूसरा देखो मैंने आपको बताया था कि 13वें दिन जो होता है ओव्यूलेशन से एक दिन पहले क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। तो देखो ऊपर वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की है। यहां पे 13वें दिन क्या होता है, 13वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, इसका हाई पीक दे रखा है। LH का जो हाई पीक मैंने यहाँ पे बना रखा है ये वाला, इस LH का हाई पीक इसलिए बना रखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि LH जो है वो ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। ओव्यूलेशन का मतलब जो अंडों के उत्सर्जन का काम है वो LH हार्मोन का काम है। तो देखो इसका हाई पीक 13वें दिन होता है जिस दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। अब हमने बात की थी, यहाँ पे हमने दोनों हार्मोन्स की बात कर ली, LH और FSH। LH और FSH एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं।
एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। अब आपको इतनी बात पता लगी कि अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन को प्रेरित करेगा, जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स पर वर्क करेगा। इन दोनों का वर्क कहां तक है? 13वें दिन तक ही है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो स्तर है वो 13वें दिन बढ़ता है। बाद में जब ये ओव्यूलेशन को प्रेरित कर देता है तो इसका जो स्तर है वो क्या होता है? गिर जाता है। इसी प्रकार फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को डेवलप करता है, उसके बाद क्या होता है? इसका जो लेवल है वो भी क्या होता है? गिर जाता है। नीचे वाले, ये ऊपर वाली जो प्रोसेस है ये ओवेरी के अंदर चल रही है, नीचे वाली जो प्रोसेस है ये एक फीमेल के यूटेरस में चलती है। क्या होता है यूटेरस के अंदर? आपने देखा कि एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो ओव्यूलेशन तक है वो बना रहेगा। फिर भी देखो इसके अंदर एक हाई पीक दे रखा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए, क्योंकि देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जब स्तर बढ़ता है 13वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर बढ़ेगा। 13वें दिन जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है। यहां तक जो है एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहा है, लेकिन जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो इसका देखो पीक जो है वो क्या होता है? कम हो जाता है। यहां पे कम हो गया। हमने बात की कि जो ग्रेनुलोसा की सेल्स होती हैं वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। ओव्यूलेशन से पहले, यानी ओव्यूलेशन यहाँ पे 14वें दिन होता है तो ओव्यूलेशन से एक दिन पहले इसका सर्ज जो है वो काफी अधिक होता है, लेकिन जब ओव्यूलेशन हो गया तो ग्रेनुलोसा की सेल्स का जो स्तर है वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्तर है वो गिर जाता है। लेकिन फिर वापस ये देखो ये स्तर गिर चुका है काफी, फिर वापस ये अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन भी यहाँ पे करती है, तो इसका लेवल जो है वो वापस उठ जाता है। फिर हम बात करते हैं देखो प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन का लेवल पहले कम होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ता है? प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है जब कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण देखो इसकी सीध में मैंने बना रखा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो ओव्यूलेशन तक तो क्या है? ओव्यूलेशन तक तो कम होता है, लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है ये क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इन दोनों का लेवल जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है ये यूटेरस और ओवेरी के अंदर चलती है। तो ये है मेन्स्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम, जिसके अंदर आपने देखा कि किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, आपको पता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन जो ग्रेनुलोसा सेल्स करती है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर यहां तक गिरा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है, या फिर हम ये कहें कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसका निर्माण ही नहीं होता है। तो यहाँ पे जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल भी क्या होता है? गिर जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये जो संरचना है कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके चेंज हो जाती है कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर। तो आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी भी प्रकार की आपको इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जो भी क्वेश्चन है वो उसमें डाल दें, ताकि हम आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। धन्यवाद।